नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। पूरे लोकसभा चुनावी परिदृश्य पर जब नज़र दौड़ाते हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद थी या जितने उसने दावे किए थे, वो फुलफिल नहीं हुए, ये तो स्वीकार करके चलना पड़ेगा। अलग-अलग राज्यों में भी अगर क्षेत्रीय दलों के नेताओं का, उनकी पार्टियों का, उनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन देखें, तो लगता है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का एक बार फिर से उभार हुआ है और जो लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रासंगिकता है, जो महत्व है, उसको एक तरीके से किनारे कर दिया है, दीवार से लगा दिया है। वो फिर से 2024 के इस लोकसभा चुनाव में मजबूत होकर के उभरे हैं। लेकिन जब हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, दिल्ली की, पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा, गुजरात में वो लड़े, इनकी अगर हम बात करें, तो जिस तरह के प्रपंच, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के दावे और प्रचार का एक पूरा थीम उन्होंने बनाया था और क्या नारा दिया था? जेल का जवाब वोट से। यानी अगर मैं जेल गया हूं और ये कभी नहीं स्वीकार करता आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कि साहब ये जेल गए क्यों हैं। ये लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए उनको झूठ बोलते हैं कि साहब चूंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को मुफ्त में बिजली दे रहे थे, मुफ्त में पानी दे रहे थे, हमने दिल्ली को जो है वो पेरिस बना दिया, इसलिए मोदी जी नहीं चाहते कि हम आप लोगों के लिए अच्छा काम करें और हमें गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में डाल दिया। वैसे तो मैं कई प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि अब बहुत सारे लोग तो हो सकता है इनकी बातों पर अभी भी यकीन करते हों कि मोदी जी ने ही इनको जेल में डाला है, पर हकीकत ये है, एजेंसियां अपना काम करती हैं, एजेंसियां दस्तावेज देखती हैं, मनी ट्रेल देखती हैं, कहाँ गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसके सभी दस्तावेज जो है वो तैयार करती है। उसके बाद जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है उसको अदालत में पेश कर देती है और ये अदालत तय करती है कि उसको जेल में भेजना है या घर भेजना है। तो अरविंद केजरीवाल को भी, मनीष सिसोदिया को भी, विजय नायर को भी, संजय सिंह को भी, के कविता को भी, इन सबको तो अदालत ने जेल भेजा है, नरेंद्र मोदी ने नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति रही है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनको वहां पहुंचना चाहिए जहां उनकी सही जगह है। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई एक्सेप्शनल केस तो है नहीं कि उनको बख्श दिया जाए। अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अलग-अलग राज्यों में बहुत करोड़ों करोड़ रुपया जो है वो कैश बरामद हुआ है। अभी चुनाव से ठीक पहले ही करीब 30-35 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। इससे पहले बंगाल में हमने देखा था 54 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। झारखंड में सुधीर साहू के यहाँ से 350 करोड़ के आसपास का कैश बरामद हुआ था। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की एक आबो हवा बनाने की कोशिश की थी, यानी जेल जाने के बाद भी जब वो बाहर आए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जैसे दिल्ली की जनता बहुत नाराज है उनको जेल भेजे जाने से और पंजाब के लोग भी बहुत क्रुद्ध हैं मोदी सरकार से।
और ये जो गलतफहमी थी, इस गलतफहमी के चलते ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस से समझौता नहीं किया। दिल्ली में फिर भी कर लिया और दिल्ली में भी कांग्रेस के सिर पर चढ़ करके समझौता किया कि 4 सीटों पर हम लड़ेंगे और 3 पर आप लड़िए। 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली थी। एक को छोड़ करके बाकी सारी सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही थी। इसके बावजूद कांग्रेस की बाह मरोड़ करके उन्होंने दिल्ली में 4 सीटें हथिया ली कि हम 4 सीटों पर लड़ेंगे और आप 3 सीटों पर लड़िए। और पंजाब को लेकर के उनकी बड़ी भारी गलतफहमी थी। उन्होंने सोचा कि अभी 1.5-2 साल पहले ही तो 2022 में ही तो हम 92 सीटें जीत करके आए थे पंजाब में 117 में से। तो हम तो इंडिपेंडेंटली यानी अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ ले और हम तो 13 की 13 सीटें जीतेंगे। बठिंडा और दूसरी तमाम जगहों पर उन्होंने ये बार-बार दोहराया भी। रोड शो भी किए, वहाँ सभाएँ भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंटरव्यूज़ भी दिए। इसी तरह दिल्ली में भी उन्होंने रोड शो आकर के किए और लगातार एक उनका तौर तरीका चल रहा था। सीधे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक कर रहे थे और ये भी कह रहे थे दिल्ली वालों से, शिकवा शिकायत था उनका कि आप लोग मुझे बेटा तो मानते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जो है आप अपना वोट दे देते हैं और सभी सातों सीटें उनको दे देते हैं। एक और उन्होंने कहा था कि अगर आप झाड़ू पर तेजी से बटन दबाएंगे यानी झाड़ू पर ही बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो 4 जून के बाद मुझे जेल में नहीं रहना पड़ेगा। बल्कि वो तो कह रहे थे कि मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सी व्यवस्था है इस देश में जो कोर्ट कचहरियों से भी ऊपर है, कानून से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है। लेकिन जो मन में आता था वो बोल रहे थे। उनको वैसे जेल जाना पड़ा और उन्होंने एक और कोशिश की थी। कोशिश ये थी कि साहब 2 जून को वापस ना जाना पड़े, इसे किसी तरीके से 5-7 दिन के लिए बढ़वा लिया जाए। वो 9 जून की बात कर रहे थे। अपनी याचिका में भी उन्होंने जो पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी कि मेरी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए क्योंकि मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कीटोन जो है वो आपका बढ़ा हुआ है, आपकी किडनी पर भी इसका असर हो सकता है, आपको कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं, कीटोन का लेवल इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आप निचली अदालत में नियमित जमानत के लिए जाइए, परमानेंट बेल के लिए जाइए, अंतरिम जमानत हम आपको नहीं देंगे। आपको प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम राहत दी गई थी, जमानत दी गई थी। अब 2 जून को आप तो फिर निचली अदालत पहुंच गए ये, राउज एवेन्यू कोर्ट। कावेरी बावेजा की अदालत में उनकी सुनवाई हुई। वो चाह रहे थे कि इनके जेल में सरेंडर करने से पहले अदालत अपना फैसला सुना दे। अदालत ने ऐसा नहीं किया। अदालत ने कहा कि 5 जून को हम इस पर अपना निर्णय देंगे। तुषार मेहता और एसवी राजू दोनों पेश हुए थे। तुषार मेहता डिजिटली और वो फिजिकली। और उन्होंने अदालत से ये कहा कि इनको अंतरिम जमानत देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, वो भी चुनाव प्रचार के लिए। अब ये इस अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़वाना चाहते हैं हेल्थ ग्राउंड पर। तो निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तरमीम नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि जज की समझ में ये बातें आ गई, ये तर्क आ गया, इसलिए उन्होंने 1 जून को फैसला नहीं सुनाया। तो इनको झक मार के वापस 2 जून को सरेंडर करना पड़ा तिहाड़ जेल। अब 5 जून को यानी कल
राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया और वहां से इनको बड़ा झटका लगा। कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं अदालत की जिनको मैं पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। अदालत ने कहा कि इन्होंने कहा था मुझे टाइप 2 डायबिटीज और इसलिए मुझे जो है कुछ हेल्थ चेकअप की सिफारिशें की हैं डॉक्टरों ने, मुझे हेल्थ चेकअप कराने हैं तो मुझे 7 दिन की ज़मानत दी। तो अदालत ने कहा कि टाइप 2 मधुमेह को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाए। ये कोर्ट की टिप्पणी है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए व्यापक प्रचार दौरे और संबंधित बैठकें, कार्यक्रम जैसा कि बहस के दौरान उजागर हुआ है। ईडी के वकीलों ने बताया है कि इन्होंने तो जम करके प्रचार किया है, जम करके दौरे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इंटरव्यूज दिए हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था, इनके चेहरे से भी नहीं लग रहा था कि कोई थकान है, कोई बीमारी है। तो अदालत ने इसको कोट करते हुए कहा कि इससे भी संकेत मिलता है कि वो किसी गंभीर या जीवन के लिए खतरे वाली बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। अदालत की ये टिप्पणी है अरविंद केजरीवाल के बारे में। तीसरा, उन्होंने कहा कि आवेदक एक प्रत्याशित बीमारी के निदान के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं। यानी कोई अप्रत्याशित बीमारी उनको डिटेक्ट नहीं हुई है कि भाई कोई नई बीमारी उभर आई हो शरीर में जिसके लिए उनको अब अंतरिम जमानत चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पहले से ऑन गोइंग इनकी बीमारी है, प्रत्याशित बीमारी है और उसके बेस पर आप जो पहले से बीमारी चली आ रही है उसके बेस पर आप अंतरिम जमानत चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि जिसे प्रार्थना की गई राहत के लिए एक वैध आधार नहीं कहा जा सकता। चौथी बात अदालत ने कही कि आवेदक द्वारा यानी केजरीवाल के द्वारा मांगी गई राहत देने का कोई आधार बनता ही नहीं है, इसलिए अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदक की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है, रिजेक्ट की जाती है, खारिज कर दी गई। अंतरिम जमानत की इनकी मांग ही खारिज कर दी गई। फिर अदालत ने कहा कि आवेदक द्वारा बताई गई बीमारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह की नेचर होती है डायबिटीज की, यदि एम्स के निदेशक चाहें तो वो एक बोर्ड का गठन करें, पैमाइश करें, जो भी इनके टेस्ट होने हैं वो टेस्ट करवाएं और फिर तय करें कि इनके क्या उपचार किए जा सकते हैं। यानी उसके लिए जमानत देने की जरूरत नहीं है, अदालत ने सीधे सीधे इनसे कह दिया। और अदालत ने यह भी कहा कि जो मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए वो जो 22 अप्रैल को हमने आदेश दिया था मेडिकल बोर्ड गठित करने का, उसके अलावा अगर ये और जांचों की मांग करते हैं तो 3 दिनों के भीतर उसकी जांच पड़ताल एम्स के निदेशक करा लें। और ये भी कहा कि जेल अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि अरविंद केजरीवाल के निर्धारित परीक्षण बिना किसी देरी के शुरू करवा दिए जाएं। जेल में रहते हुए ही वो चीजें करा ली जाएं जो ये जिसके लिए अंतरिम जमानत लेकर के बाहर जाना चाहते हैं। अदालत ने सीधे सीधे ये कहा। और आखिर में अदालत ने यह कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेडिकल बोर्ड आवश्यकता अनुसार आगे आवश्यक उपचार निर्धारित करेगा और जेल अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित निर्धारित उपचार इस अदालत को सूचित करते हुए आवेदक को तुरंत प्रदान कर दिए जाए। कहने का आशय ये है कि साहब अदालत से भी इनको बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत की तो याचिका खारिज कर दी इनकी, जो इनकी कोशिश थी। और जो नियमित जमानत के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत जाइए, उसके लिए अब कल की तारीख है 7 जून की। तो राउज एवेन्यू कोर्ट इनकी नियमित जमानत पर 7 जून से सुनवाई करेगी। अब आते हैं उन नतीजों पर, लौटते हैं वापस उसी पर। ये
दिल्ली के विकास मॉडल का ढिंढोरा पीट रहे थे और पंजाब को लेकर के गलतफहमी व्यक्त कर रहे थे, इसलिए 13 की 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए इन्होंने। लेकिन नतीजा क्या रहा? दिल्ली में शून्य, एक भी सीट नहीं मिली, ना 2014 में, ना 2019 में, ना 2024 में। और इस बार तो दिल्ली की डिफीट और भी बड़ी है, क्योंकि इस बार ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ में। 2014-2019 में तो अकेले अकेले लड़ रहे थे, कोई गठबंधन नहीं था कांग्रेस के साथ में। इस बार तो दोनों मिल गए, तब भी कोई सीट नहीं निकाल पाए। भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी 54% से ज्यादा वोट मिला है दिल्ली में। मैं आपको ये आंकड़ा बता ही दूं, जी हाँ, ये मेरे सामने है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली में 7 सीटें मिली हैं 2014-19 की तरह, और उसे 54.35%, करीब करीब आप 54.5% मानिए, इतना उसको वोट मिला है। 50% से ज्यादा वोट मिला है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसको 24% वोट मिला है, और कांग्रेस को इसको 18% वोट मिला है। तो एकमात्र उपलब्धि अरविंद केजरीवाल की ये हो सकती है, इन तमाम 21 दिन के अंतरिम जमानत पर बाहर आने से, रोड शो करने से, सभाएं करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू देने से, कि जो कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर लड़ रही थी 2014 और 19 में और सेकंड नंबर पर थी, उसको इन्होंने इस बार थर्ड नंबर पर पहुंचा दिया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही थी और ये 4 सीटों पर लड़ रहे थे। तो ये तो है साहब दिल्ली का। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस कांग्रेस को ये भाव देने को तैयार नहीं थे, उस कांग्रेस ने चंडीगढ़ की सीट भी जीत ली। उस कांग्रेस ने पंजाब की भी 13 में से 7 सीटें जीत ली। और अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस ने वहां 7 सीटें जीती हैं, उनमें गुरदासपुर है, अमृतसर है, जलंधर है, लुधियाना है, फतेहगढ़ साहब है, पटियाला है, फिरोजपुर है। और इन्होंने कितनी सीटें जीती? केवल 3 सीटें। 13 में से केवल 3 सीटें। यानी पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया। और ये 3 सीटें होशियारपुर, आनंदपुर साहब और संगरूर। संगरूर मतलब भगवंत मान का होम डिस्ट्रिक्ट। जिस पंजाब की जनता ने करीब करीब 2 साल पहले इनको 92 सीटें दी थी विधानसभा की 117 में से, वहां अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लोकसभा की केवल 3 सीटें मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि भगवंत मान सरकार की कार्यशैली से, आम आदमी पार्टी के किए गए वायदों से वहां की जनता में अब रोष है। उनको लग रहा है कि इन्होंने सब्जबाग तो बहुत दिखाए थे, लेकिन किया धरा कुछ नहीं। तो दिल्ली में भी बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को और इनकी आम आदमी पार्टी को, और पंजाब में भी करारा झटका लगा है। ये कुरुक्षेत्र की सीट पर लड़ रहे थे। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। 10 में से 9 पर कांग्रेस लड़ रही थी, 1 पर आम आदमी लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी ने तो 9 में से 5 सीटें जीत ली और ये कुरुक्षेत्र भी हार गए। इसी तरीके से गुजरात की 26 में से 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी और 2 सीटें उसने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी, भरूच और भावनगर। आम आदमी पार्टी दोनों सीटों पर हार गई, कांग्रेस को फिर भी 1 सीट वहां से मिल गई। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। एक तो इन्होंने दिल्ली की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, मैं तो आपका बेटा हूं, मोदी जी ने मुझे इस डर के मारे उठा करके जेल में डाल दिया कि मैं बाहर रहूंगा तो पूरे देश में प्रचार करूंगा, पूरे देश में प्रचार करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी और
नरेंद्र मोदी के बारे में इसी तरह की बातें करते आ रहे हैं। 2014 में भी इनको गलतफहमी थी, ये वाराणसी चले गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। क्या हाल हुआ इनका। और कुल मिलाकर के 434 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे 2014 में इन्होंने। तो 416 या 418 के आसपास की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। फिर 2019 में भी इसी तरह की गलत बयानी, 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी, अब 2024 के चुनाव में भी, कि मुझसे डरते हैं नरेंद्र मोदी। अरे भाई, किस लिए डरेंगे। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें केवल पंजाब से आई थी, दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला इनका अभी तक, जब से इनकी सरकारें बनी है। और 2019 में वो भी 3 हार गए थे, 1 ही आई थी बस संगरूर में। और इस बार भी 13 में से 22 सीटों पर लड़े हैं। दिल्ली और पंजाब की सीटें, 1 हरियाणा की, 2 गुजरात की, इतनी सीटों पर लड़ रहे थे। और जीते कितने? 3 प्रत्याशी जीत पाए पंजाब में। और इनकी एक ही उपलब्धि हो सकती है, जब से इनकी सरकार बनी है पंजाब में, तब से वहाँ खालिस्तानी और जो चरमपंथी हैं वो जरूर पनप गए हैं। उपचुनाव जब हुआ था संगरूर सीट पर, तो सिमरनजीत सिंह मान जीत गए थे। इस बार तो और भी बुरा कांड हो गया वहां पर। खडूर साहब से खालिस्तानी अमृतपाल जीत गया, और फरीदकोट से इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला जो सब इंस्पेक्टर था बेअंत सिंह, उसका बेटा सरबजीत खालसा जीत गया। तो मैं तो कल अपने एक प्रोग्राम में कह रहा था कि ये पंजाब में हो क्या रहा है। इसी तरीके से राशिद जो बारामूला से जीत गया है, जम्मू कश्मीर से, जो आतंकवादियों का मददगार हुआ करता था, राशिद इंजीनियर। तो कई जगहों पर ऐसे आश्चर्यजनक फैसले आए हैं, मतदाताओं ने भी उनको जिताया ही है, तभी तो वो जीते हैं। लेकिन ये खतरे के संकेत हैं। और खास तौर से चूंकि ये बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और इनके दौरान ही वहां पर चरमपंथी एक बार फिर खुल करके खेल रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये बेहद खतरनाक स्थिति है। तो अरविंद केजरीवाल का जैसा पानी उतरा है इस लोकसभा चुनाव में, और मतदाताओं ने जो उनको सबक दिया है। इससे पहले भी, जब आपको याद होगा, दिसंबर 2023 में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 3 राज्यों में उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्योंकि इनको तो गलतफहमी है कि मैं तो बेहद लोकप्रिय आदमी हूँ, और वो मीडिया वाले भी इनका दिमाग खराब करके रखते हैं, इनकी हर चीज को लाइव कर देते हैं। उन 3 राज्यों के चुनाव में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तभी पता लग गया था कि इन पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, और जिस तरीके से इनके संगी साथी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, और बाद में ये भी गिरफ्तार हुए, इससे पब्लिक तो अब कम से कम इनकी असलियत समझ गई है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वीडियो के नीचे जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।